पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे किसकी? म्यूटेशन की बात कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि म्यूटेशन दो तरह की होती है। एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरी होती है जीन म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन को भी हमने दो में डिवाइड किया था। एक क्रोमोसोमल एबिरेशन जिसमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज होती है, और दूसरा हेटेरोप्लॉइडी जिसमें क्रोमोसोम के नंबर चेंज होते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ सिर्फ क्रोमोसोमल एबिरेशन यानी क्रोमोसोम के जो नंबर चेंज होते हैं उसको मैंने डिस्कस किया था, सॉरी, क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर चेंज होती है उसको डिस्कस किया था, जिसमें मैंने डिलीशन की बात की थी, जिसमें मैंने डुप्लीकेशन की बात की थी, इन्वर्जन की बात की थी और ट्रांसलोकेशन की बात की थी। मैंने आपको बताया था हेटेरोप्लॉइडी को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। और अब हम बात करेंगे किसकी? जीन म्यूटेशन की। अब हम जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लें कि जीन म्यूटेशन क्या है। जीन म्यूटेशन हम कहते हैं म्यूटेशन इन जीन। सिंपली आप कह लो कि म्यूटेशन इन जीन्स, यानी जीन्स के अंदर जो म्यूटेशन आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। और जीन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? इन जेनेटिक मैसेज ऑफ सेल, यानी किस जो चेंज आ जाता है उससे जेनेटिक मैसेज जो है वो सेल का क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, ये ए यू जी ए जी, ये किसका कोड है? ये जिस कौन से अमीनो एसिड का कोड है? ये ग्लूटामिक एसिड का कोड है। लेकिन अगर इस ए की जगह पर यू आ जाए, ए की जगह पर क्या आ जाए? यू आ जाए, तो ये ग्लूटामिक एसिड का कोड नहीं रहेगा। ये किसका कोड हो जाएगा? ये हो जाएगा वेलाइन का कोड। तो मतलब आप देखें, एक इस ये जो जीन के ये जो जेनेटिक कोड था, जीन बहुत सारे जेनेटिक कोड से मिलकर बनता है ना। तब ये जो जेनेटिक कोड है उसमें सिर्फ कुछ न्यूक्लियोटाइड का ये चेंज आ गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक जेनेटिक मैसेज चेंज हो गया। यानी जी ए जी कौन से अमीनो एसिड का मैसेज था? ग्लूटामिक एसिड का। लेकिन जी यू जी किसका मैसेज हो गया? ये हो गया वेलाइन का। तो जीन के जीन म्यूटेशन जो होती है बेसिकली क्या होती है? ये एक म्यूटेशन होती है जीन के अंदर, और इसकी वजह से जेनेटिक मैसेज में क्या आ जाती है? चेंज आ जाता है। अच्छा, जो जीन म्यूटेशन है ये इनविजिबल है। इनविजिबल किस सेंस में इसको इनविजिबल कहा जा रहा है? मिसाल के तौर पे आप इधर देखो, अगर ये क्रोमोसोम है और अगर इस क्रोमोसोम में कोई चेंज आता है, मिसाल के तौर पे यहाँ से इसमें कोई पार्ट डबल हो जाता है, तो ये आपको विजिबल होगा, आपको ये सेल में नजर आएगा। लेकिन अगर इस क्रोमोसोम के अंदर ये जो जीन है, इन जीन के अंदर जो तब्दीली आ गई है वो आपको विजिबल नहीं होगी। यानी ये जो जीन म्यूटेशन होती है ये क्या होती है? ये इनविजिबल होती है। अब अगर हम बात करें किसकी कि जो जीन म्यूटेशंस होती हैं उसकी आपकी बुक में कितने टाइप्स दी हुई हैं? वैसे तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसकी टाइप्स में, जीन म्यूटेशन की टाइप में इन्वर्जन भी होता है, डुप्लीकेशन भी होता है, फ्रेमशिप म्यूटेशन भी होती है, पॉइंट म्यूटेशन भी होती है। लेकिन आपकी बुक में इसकी दो ही टाइप को डिस्कस किया गया है, एक पॉइंट म्यूटेशन और एक ट्रांसपोजिशन। तो चलें डिस्कस करते हैं सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन को। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? अल्टरेशन इन सीक्वेंस, यानी इसमें जो पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में क्या आ जाती है? अल्टरेशन आ जाती है। अब मिसाल के तौर पे देखो, मैंने भी आपको जो मिसाल दी थी कि जी ए जी, ये किसका जेनेटिक कोड है? ग्लूटामिक एसिड का। यहाँ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में अल्टरेशन आ गई, ए की जगह पर क्या आ गया? यू आ गया। तो अब ये एक या एक से एक या दो न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर कोई चेंज आ जाए तो सीक्वेंस में, तो इस म्यूटेशन को हम क्या कहेंगे? ऐसी जीन म्यूटेशन को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। यानी इन्वॉल्व वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड ओनली। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से मैसेज क्या हो गया? चेंज हो गया। ये इतना मैसेज ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड का, और ये मैसेज किसका हो गया? वेलाइन का मैसेज हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, अब देखो ट्रांसपोजिशन क्या होती है। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है? देखो, ये एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम पर जीन है। अब आपको पता है जीन के अंदर बहुत सारे जेनेटिक कोड होते हैं। ये तो एक जेनेटिक कोड मैंने लिखा है, जीन में बहुत सारे जेनेटिक कोड होते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये एक जीन है, ये एक दूसरा जीन है, इसी तरीके से ये एक तीसरा जीन है।
अब यहाँ पर बाज़ दफा क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स के अंदर जब डुप्लीकेशन होती है या जो क्रोमोसोम्स के अंदर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो उस दौरान बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि एक जीन की पोजीशन जो है वो जीन अपनी क्या करता है, पोजीशन चेंज कर लेता है। मिसाल के तौर पे ये वाला जीन मूव करके कहाँ चला गया, ये वाला जीन मूव करके चला गया इस जगह पर, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, जीन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू ऑफ क्रोमोसोम टू अनदर, यानी क्रोमोसोम की इस प्लेस पर ये जीन था और यहाँ से कहाँ चला गया, इधर चला गया। जब क्रोमोसोम्स में जीन अपने पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो इसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। अच्छा, मजे की बात ये होती है कि जब ये अपनी नई लोकेशन पर चला जाता है तो यहाँ पर ये अपना इसका जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पे अगर ये इंसुलिन बनाने का जीन था तो अब ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा अपनी पोजीशन जब इसने चेंज कर ली, खुद भी अब काम नहीं करेगा, और बाज़ दफा क्या होता है कि अपने करीब वाले जीन पर भी असर डालता है। यानी करीब वाला जीन, इसका जो नेबर जीन होंगे, इसके सराउंडिंग में जो जीन होंगे, मिसाल के तौर पे एक जीन यहाँ था या जो जीन यहाँ होंगे, इसके करीब वाले जीन पे भी अपने इफेक्ट डालता है, ये भी काम नहीं कर पाएंगे और ये खुद भी काम नहीं करेगा। तो यही लिखा हुआ है कि अल्ट्रेशन इन इट्स ओन एक्सप्रेशन, यानी अपने भी एक्सप्रेशन नहीं करेगा और साथ में क्या करेगा, डेट ऑफ नेबरिंग जीन, यानी जो करीब के जीन होंगे वो भी अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। किसके अंदर, ट्रांसपोजिशन के अंदर। अच्छा, अब एक और चीज देखें कि ये जो मैंने एक और चीज आपकी बुक में जो लिखी हुई है, क्रोमोसोमल कहता है कि बाज़ दफा क्या होता है, जीन की जो लोकेशन चेंज होती है बाज़ दफा डुप्लीकेशन की वजह से भी होती है, या जो क्रोमोसोम्स की रीअरेंजमेंट होती है ऑफन ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मैसेज। यानी जेनेटिक मैसेज का जो ये चेंज होता है, ये या आप ये कह लें कि जो जीन म्यूटेशन होती है, इसमें क्या होता है कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है या बाज़ दफा क्रोमोसोम्स ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होने के बाद दोबारा जब वो जुड़ रहे होते हैं इस तरह से, तो उस दौरान बाज़ दफा कोई प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये ट्रांसपोजिशन हो सकती है। बाज़ दफा क्या होता है, अक्सर जब पेयर बना उनकी जो है वो जिसकी रेप्लिकेशन हो रही होती है डीएनए की, उस दौरान ये पॉइंट म्यूटेशन वगैरह हो जाती हैं। तो अब ये म्यूटेशन किसके नतीजे में होती है, किस चीज के रिजल्ट में म्यूटेशन होती है? तो म्यूटेशन जो है वो किसके रिजल्ट में होती है, एक तो केमिकल डैमेज, यानी कोई केमिकल भी ऐसा होता है जो जीन को डैमेज कर सकता है, क्रोमोसोम को डैमेज करेगा तो जाहिर सी बात है जीन भी डैमेज होंगे। इसके अलावा जो है वो फिजिकल डैमेज भी हो सकता है। फिजिकल डैमेज आपको पता है, ये जो एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, ये फिजिकली जो है वो डीएनए को डैमेज कर सकता है। और इसी तरीके से कुछ जो है वो बाज़ दफा जो है वो जो होता है स्पॉन्टेनियस पेयरिंग एरर भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस पेयरिंग एरर किस दौरान, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जब ऐसे पेयर बनाता है, ऐसे जो है वो न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐसे पेयर बना रहे होते हैं, तो कुछ गलत पेयर भी बन सकते हैं। गलत पेयर बनने की वजह से भी जो है वो जीन के अंदर जो है वो चेंज आ सकता है। ईमान पूछ रही है कि सर जीन का फंक्शन चेंज क्यों हो जाता है। हाँ, ये देखो क्वेश्चन पूछ रही है, ये मैं भी इसका, चलो इसका आंसर मैं आपको ऐसे बताता हूँ। फंक्शन नहीं, उसका एक सेंस चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी मिसाल यहाँ पर देता हूँ कि मैं एक अगर वर्ड लिख देता हूँ, द मैन सा केट। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड सिर्फ चेंज करता हूँ, द केट सा मैन, यानी ये केट जो है वो यहाँ से उठकर इस जगह पर चली गई और ये जो मैन है इस जगह से इस जगह चला गया। तो क्या इसके सिर्फ पोजीशन चेंज होने की वजह से इसका अपना जो सेंस था वो भी चेंज हो गया? यानी अपनी एक पोजीशन तो चेंज हुई कि अपना इनका जो मैसेज था जिस जगह पर था, जो मतलब एक सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया, और जो ऑब्जेक्ट था इस तरह से वो सब्जेक्ट हो गया। और दूसरी बात ये थी कि इन्होंने इसकी वजह से पूरा का पूरा एक सेंटेंस जो है वो चेंज हो गया। समझ आई कुछ मेरी बात आपको, कि ये जीन चेंज होने की वजह से इस तरह से उसका अपना भी पूरा वो जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं अपने भी, और पूरे सेंटेंस का जिस तरह से यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। और दूसरी चीज ये होती है, जो जीन जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जा रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक जीन है, तो यहाँ पर इसके जीन के साथ कुछ प्रोमोटर लगे हुए हैं जो उसको काम करने में हेल्प कर रहे हैं।
लेकिन जब ये जीन दूसरी जगह पर जाएगा तो वहां पर ये प्रोमोटर मौजूद नहीं होंगे, और ये दूसरे वाले जो जीन होगा उसके प्रोमोटर को भी क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, जिसकी वजह से जो है वो ये चेंज आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था ईमान ने, आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? इसका आंसर क्लियर हुआ जो मैंने भी आपको बात बताई है? बात समझ में आ गई आपको? चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक मैंने बात कर लिया, मैंने जीन म्यूटेशन का जो आपकी बुक में चीज लिखी हुई थी उनको जो है मैंने सिंपल करके यहाँ पर जो है वो ये पॉइंट्स इसके यहाँ पर बना दिए हैं। और इसके साथ जो है वो ये जो ट्रांसपोजिशन होती है बेसिकली, या ये जो जीन पॉइंट म्यूटेशन या ट्रांसपोजिशन दोनों ही सेल्स में होती है, ये बैक्टीरिया के सेल में भी होती है और यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं यानी उनमें भी जो है ये म्यूटेशन जो है वो मौजूद होती हैं। अब हम आगे आ जाते हैं किसकी तरफ, आगे हम आ जाते हैं अब म्यूटाजेंस के बारे में बात कर लेते हैं। म्यूटाजेंस करते क्या हैं, ये बेसिकली म्यूटेशन काज कराते हैं, एजेंट विच काज म्यूटेशन। और अक्सर जो म्यूटेशन होती है उसमें होता क्या है, डीएनए डैमेज होता है। अक्सर म्यूटेशन में क्या डैमेज हो जाता है, डीएनए डैमेज होता है। तो एजेंट डेट विच काज म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस किसको कहते हैं? हाजरा पूछ रही है सर जो वाइट स्किन हो जाती है वो भी जीन म्यूटेशन की वजह से होती है। हाँ, एल्बिनोज जो होते हैं, एल्बिनोज जो होते हैं उनके जीन्स जो हैं वो बेसिकली क्या होता है कि उनमें स्किन पिगमेंट प्रोड्यूस करने के जीन नहीं होते, वो भी एक पॉइंट म्यूटेशन होती है। वो म्यूटेशन ही है एक। अच्छा इधर देखो, एक हेरिडिटी डिजीज है। अच्छा इधर देखें, एजेंट विच काज म्यूटेशन, ऐसे एजेंट जो म्यूटेशन काज करते हैं उनको म्यूटाजेंस कहेंगे। और म्यूटाजेंस मेनली म्यूटेशन में ज्यादातर क्या चीज डैमेज होती है, डीएनए जो है वो डैमेज होता है। अब म्यूटाजेंस को हमने जो है वो कितनी कैटेगरीज में रखते हैं, म्यूटाजेंस को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस, एक होते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, दूसरे होते हैं केमिकल म्यूटाजेंस, ये भी आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, और तीसरा एक और म्यूटाजेंस होते हैं जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस, जो कि आपकी बुक में नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखें फिजिकल म्यूटाजेंस में क्या आ जाते हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस में आ जाती हैं एक तो आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक तो फिजिकल म्यूटाजेंस में आ जाती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरी कौन सी रेडिएशन आ जाती हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये आ जाती हैं फिजिकल म्यूटेजेंस में। आयोनाइजिंग रेडिएशन में आपको पता है कौन कौन सी रेडिएशन आ जाती हैं, अल्फा रेज आ जाती हैं, गामा रेज आ जाती हैं, और एक्स रेज आ जाती हैं। ये तमाम रेज किस में आ जाती हैं, ये आ जाती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन में। जबकि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन सी रेज आ जाती हैं, यूवी रेज। यूवी रेडिएशन, जो यूवी रेज हैं वो किस में आ जाती हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में। तो ये तीन को मिलाकर हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे फिजिकल म्यूटाजेंस। तो चलें पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस की, हम पहले बात कर लेते हैं, सही है ना। तो फिजिकल म्यूटाजेंस में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन सी रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, क्योंकि यही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, खतरनाक म्यूटाजेंस हैं, तो हम इनको पहले इसके बारे में बात करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से। हाई एनर्जी रेडिएशन होती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है, हाई एनर्जी रेडिएशन है, इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और इनमें कौन कौन सी आती हैं, गामा रेज आपकी बुक में दी हुई हैं, और दूसरा दिया हुआ है एक्स रेज। हाईली रेडिएशन इनमें होती है। और जाहिर सी बात है न्यूक्लियर रेडिएशन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है उसमें भी एक्स रेज और ये जो गामा रेज होती हैं ये क्या होती हैं, ये रिलीज होती हैं, वो भी मतलब इसी में आ जाएंगी आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर। अच्छा, अब ये रेडिएशन करती क्या है, सही है ना।
अब देखो ये रेडिएशन मिसाल के तौर पे एक्सरेज हैं, चलिए मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये एक्सरेज हैं। एक्सरेज जब रीच होती हैं कहाँ, रीच पहुंचती हैं कहाँ पर, आपके सेल में। कहाँ पर पहुंचती हैं, जब ये आपके सेल में पहुंचती हैं, तो सेल में इसको जो है वो एब्जॉर्ब कौन करता है, सेल में इसको एब्जॉर्ब करते हैं एटम्स। इसकी एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एटम। व्हेन सच रेडिएशन रीच अ सेल इट इज एब्जॉर्ब बाय एटम डेट इज। अब ये इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, जब ये सेल में पहुंचती है इसको एटम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा ये मिसाल के तौर पे ये एक एटम है आपके सेल में, और फ्री एटम ज्यादातर आपके सेल में जो मौजूद होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो वाटर में मौजूद होते हैं। जब ये एटम जो हैं वो क्या करेंगे, जब ये एटम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दौरान क्या होगा, जब ये ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड फ्रॉम एटम। अब मिसाल के तौर पे ये इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एजेक्ट होगा, बाहर निकल जाएगा। मिसाल के तौर पे इसके दो इलेक्ट्रॉन, एक पेयर था इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुआ, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से वो एटम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वो बाहर निकल गया। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये जो एटम है, अब ये एटम जो है वो क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर कौन सा चार्ज आ निकाल दिया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और दूसरा क्या हो गया, इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर शेयर में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में भी नहीं है। तो ऐसा एटम जिसके, ऐसा एटम जिस जो क्या हो जाए, जो बेसिकली आयोनाइज हो जाए, जो क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। और दूसरा जो है वो, और उसके आउटर शेल में कैसा इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। उसके आउटर शेल में कैसा इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे एटम को हम क्या कहते हैं, ऐसे एटम को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी जो मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको ये बताया है कि हमारे सेल को किस तरीके से, या हमारे डीएनए को हमारे सेल में आयोनाइजिंग रेडिएशन किस तरीके से जाकर काम करती है। अब मिसाल के तौर पे ये हमारा सेल है, हमारे सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में ये डीएनए है, मिसाल के तौर पे ये डीएनए। अब क्या होता है कि जैसे ही एक्सरेज पड़ी आपके सेल पर, तो हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में वाटर होता है, वाटर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सॉरी फ्री एटम्स होते हैं। अब क्या होता है, ये फ्री एटम्स के जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इधर से बाहर निकल जाते हैं। एटम से कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। जब एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो वो एटम जो है वो आयोनाइज हो जाएगा, और उसके आउटर शेयर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर हो जाएंगे। ऐसे एटम को हम क्या कहेंगे, ऐसे एटम को हम कहेंगे फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल जो होता है, अब जाहिर सी बात है ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, अब ये तो ऑक्सीडाइज हो गया ना, इसको तो अपना अब इसको कहीं ना कहीं से किसी, मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और अब ये किसी अपने इलेक्ट्रॉन के शेयर को कंप्लीट करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को जाकर क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। अब ये फ्री रेडिकल जाकर किसको डैमेज करता है, आपके डीएनए को। यानी ये जो एक्स रेज हैं या जो गामा रेज हैं, ये डायरेक्ट आपके डीएनए को डैमेज नहीं कर रही। पहले ये क्या प्रोड्यूस करा रही हैं, पहले ये प्रोड्यूस करा रही हैं फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल जाकर क्या कर रहा है, आपके डीएनए को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। और मोस्टली जो आपके ये डीएनए को डैमेज करता है, देखा जाए तो ये आपके डीएनए को जो डैमेज करता है वो किस तरीके से डैमेज करता है, ये क्या करता है कि आपको मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में जो बॉन्ड होते हैं उनको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ बॉन्ड जो बना हुआ है ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल होते हैं, ये जाके इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया तो ये जो
डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये बीच में से क्या हो गया, टूट गया, यानी डीएनए को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, इसका फ्रेगमेंट बीच में से टूट गया। कैसे टूट गया, फ्री रेडिकल ने जाकर इसको क्या किया है, डैमेज किया है। यहां तक बात समझ में आई, अभी आगे की तरफ मैं नहीं जा रहा हूं, बस आपने इतनी सिंपल सी बात जो है वो समझ लेनी है इस सीक्वेंस को। एक्सरेज हो या गामा रेज हो, ये जब आपके सेल में जाती हैं तो इन रेज की एनर्जी को कौन एब्जॉर्व करता है, एटम एब्जॉर्व करता है। एटम उस एनर्जी को एब्जॉर्व करता है तो उसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब उसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो आयोनाइज हो जाता है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल जाकर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो डीएनए का तोड़ देता है। चलो ये समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो, अब एक बात ये होती है कि हमारा जो, चलो हाजरा के हाजरत के भी समझ आ चाहिए, चलो सही है। अच्छा इधर देखो, अब ये जो टूट गया है डीएनए का पीस, और नेचर ने हर चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन रखा है। नेचर ने काफी हद तक बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन रखे हुए हैं। अब ये जो डीएनए का जो पीस टूटा हुआ है, इसको दोबारा अटैच करने के लिए, इसको दोबारा अटैच करने के लिए हमारे पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो इस डीएनए के पीस को दोबारा अटैच कर लेंगे, यहाँ पर इसी जगह पर, यहाँ पर इसको दोबारा सील कर देंगे। ऐसे एंजाइम हमारे पास मौजूद हैं। आपने पढ़ा होगा लाइगेज एंजाइम वगैरह, इस तरह के जो है वो एंजाइम आपने पढ़े होंगे। तो अब वो एंजाइम मौजूद होते हैं, लेकिन वो एंजाइम काम कब कब करता है। मिसाल के तौर पे इधर देखो, मैं इधर दोबारा यहाँ डीएनए का एक पार्ट बना रहा हूँ। ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है और ये दूसरा डीएनए का फ्रेगमेंट है। अब एंजाइम ने अगर इन दोनों को मिलाना है आपस में, तो इन दोनों को मिलाने के लिए क्या होना जरूरी है, इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड का बिल्कुल एक लाइन में आना चाहिए। इन दोनों को किस में आना चाहिए, एक लाइन में। अगर ये ऐसे होंगे, इस तरह से अगर होंगे, मैं बना देता हूँ, अगर ये आगे पीछे होंगे ऐसे, एक इधर एक इधर, अभी आगे पीछे होंगे तो ये रिपेयर नहीं हो सकते, एंजाइम काम नहीं कर सकता। एंजाइम उस वक्त काम करेगा जब ये दोनों एक ही लाइन में अलाइन होंगे, एक ही लाइन में आएंगे। जैसे हमारी हड्डी टूट जाती है ना, तो हड्डी को बिल्कुल बराबर मिलाकर उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं ताकि वहीं से वो दोबारा जुड़ जाए। तो उसका एक लाइन में आना क्या होता है, जरूरी होता है। तो इसी तरीके से डीएनए को भी जो है वो, डीएनए के इन दोनों फ्रेगमेंट को जो टूट गए, इनको एक लाइन में, जैसे ये टूट गया यहाँ पर, अब इसको इस लाइन में लाना, एक लाइन में लाना जो है वो जरूरी है। इसको ऐसे, अब ये जो काम करता है इसको एक लाइन में रखने का, ये काम करता है हमारे यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनके पास एक प्रोटीन आई थिंक कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली जो है अलाइनमेंट जो होती है, इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जो अलाइन करता है, इसको अलाइन करने के लिए जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं सिनएप्टोनीमल, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इनको डीएनए का जहां से पार्ट टूट चुका होता है, उनको ऐसे दोनों तरफ से ऐसे मिलाकर एक अलाइन करके रखेगा, इनको ऐसे ऐसे बीच में से क्या करके रखेगा, अलाइन करके रखेगा। जब इसको अलाइन करके रखेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आकर एंजाइम इसको क्या करेंगे, दोबारा इनके दरमियान में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो टूटा था वो दोबारा बना देंगे। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये जो सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, यानी प्लांट के सेल में, फंगस के सेल में, एनिमल के सेल में मौजूद होता है। ये बैक्टीरिया के सेल में मौजूद नहीं होता। सर ये सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स क्या है, मतलब एंजाइम है, क्या है। देखो, कॉम्प्लेक्स हम किसको कहते हैं, बेसिकली याद रखो कॉम्प्लेक्स, जब एक या एक से ज्यादा प्रोटीन जब आपस में मिल जाते हैं, या एक से ज्यादा एंजाइम जब आपस में मिलते हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सही है ना। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, प्रोटीन, बाज़ दफा प्रोटीन एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन भी बाज़ दफा एंजाइम का काम करते हैं। तो वो जब उसको मिलाकर पूरे दो तीन प्रोटीन का जो ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स बेसिकली प्रोटीन है जो कि जो डीएनए को जो एंजाइम रिपेयर करते हैं, उनकी क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो सिनेप्टोनोमियल नोमियल जो कॉम्प्लेक्स है सर, एक
हाजरा पूछ रही हैं सर, एक लगा से भी तो है एंजाइम लाइगेज। हाँ, लाइगेज एंजाइम भी होता है। हाँ, वो लाइगेज एंजाइम तो क्या करता है, वो तो सील करता है ना, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। सील वो करेगा, लेकिन असल सील उस वक्त करेगा डीएनए को या उसका डैमेज को, जब वो क्या होगा, ये सिनोप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स उसको एक लाइन में लेकर आएंगे, फिर वो उसको जो है रिपेयर करना शुरू करेगा। और वैसे तो लाइगेज तो नॉर्मली जब हमारा डीएनए की जब रेप्लिकेशन हो रही होती है वहां पर भी काम करता है। अच्छा, अब सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स याद रखो कि वो बैक्टीरिया में नहीं होता। अगर बैक्टीरिया में डीएनए डैमेज हो गया तो वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है, उसको कोई रिपेयर करने का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स होता है जो उसको क्या कर देता है, रिपेयर करता है। और साथ में एक और चीज ये है कि ये जो सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स है, ये किस टाइम काम करता है, मियोसिस के दौरान। जब मियोसिस होती है तो मियोसिस के दौरान जो है वो अक्सर डीएनए डीएनए जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है, दोबारा क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, तो उस दौरान इस तरह से टूटने जोड़ने का काम हो रहा होता है। तो उस दौरान ये सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स काम करता है। और ये क्या, अब तो हमें पता है कि मियोसिस गैमेट्स बनाने में इस्तेमाल होती है, स्पोर्स बनाने, प्लांट्स में स्पोर बनाने के दौरान मियोसिस होती है, एनिमल्स के अंदर गैमेट्स बनाने के दौरान मियोसिस होती है। लेकिन आपकी बुक कहती है शायद मियोसिस जो शुरू शुरू में आई थी, मियोसिस जो इवोल्व हुई थी, वो क्यों इवोल्व हुई थी, डीएनए के डैमेज को रिपेयर करने के लिए। बाद में फिर उससे गैमेट्स भी बने, उससे स्पोर भी बने, लेकिन इनिशियल जो इसका काम था वो काम क्या था, डीएनए के डैमेज को रोकने का। अच्छा, ये तो मैंने आपकी बात कर ली आयोनाइजिंग रेडिएशन की। अब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात कर लेते हैं, जिसमें कौन सी आ जाती हैं, जिसमें आ जाती हैं यूवी रेज। आपको पता है जो यूवी रेज आती हैं वो कहाँ से आती हैं, सन से आती हैं। सही है। अच्छा, अब यूवी रेज जो होती हैं उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, इनफ एनर्जी टू फॉर्म फ्री रेडिकल, यानी इतनी एनर्जी नहीं होती यूवी रेज में कि वो इलेक्ट्रॉन के एटम के बाहर से इलेक्ट्रॉन निकाल दें और उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दें। तो यूवी रेज के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, तो इसका मतलब यूवी रेज जो है वो एक्स रेज और गामा रेज के मुकाबले में कम जो है वो क्या है, कम जो है वो हार्मफुल हैं। अच्छा, लेकिन ये जो यूवी रेज होती हैं वो फ्री रेडिकल तो प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन ये जाकर जो है वो किस पर असर करती हैं, यूवी रेज जो है वो सर्टन ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड, ये किस पर इफेक्ट करती हैं, ये डैमेज करती हैं सर्टन ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, हमारे सेल के अंदर जो रिंग कंपाउंड्स होते हैं जो रिंग फॉर्म में होते हैं इस तरह से, इवन नाइट्रोजनस बेसिस भी आपने देखा होगा रिंग फॉर्म के अंदर होती हैं। तो जो रिंग फॉर्म के अंदर कंपाउंड्स होते हैं उनको जाकर क्या करती है, ये डैमेज जो है वो यूवी रेज कर सकती है। तो यूवी रेज आपने याद रखना है कि वो फ्री रेडिकल्स में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर सके, लेकिन हमारे सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या कर सकती है, उनको डैमेज कर सकती है। तो ये तो हो गए फिजिकल म्यूटेशन। फिजिकल म्यूटेजेंस के बाद अगर हम केमिकल म्यूटेजेंस की तरफ आ जाएं, केमिकल म्यूटेजेंस, तो केमिकल म्यूटेजेंस को तीन कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आपकी कह रही है केमिकल डेट लुक लाइक डीएनए न्यूक्लियोटाइड। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो लुक लाइक डीएनए न्यूक्लियोटाइड, जिनकी शक्ल किस तरह की होती है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड की तरह होती है। अब मिसाल के तौर पे ये एक डीएनए है, इसमें यहाँ एडेनिन लगा हुआ है, यहाँ ग्वानिन, यहाँ साइटोसिन, यहाँ थाइमिन, यहाँ एडेनिन और यहाँ ग्वानिन। अब इसके साथ एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। अब इसके साथ एडेनिन के साथ थाइमिन लग गया, ग्वानिन के साथ लगा साइटोसिन, फिर साइटोसिन के साथ क्या लगेगा, ग्वानिन, इसके साथ एडेनिन, इसके साथ थाइमिन, इसके अंदर साइटोसिन। लेकिन ये जो रेड कलर वाला जो साइटोसिन है, ये न्यूक्लियोटाइड है नहीं, ये न्यूक्लियोटाइड के साथ जाकर अटैच हो गया, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड है नहीं। ये एक केमिकल है जो न्यूक्लियोटाइड जैसा दिखता था और यहाँ पर जाकर अटैच हो गया। अब काम उस न्यूक्लियोटाइड वाला नहीं करेगा। तो ये जो केमिकल होता है ये है, ये बेसिकली जो रेड कलर का जो सी है, ये केमिकल म्यूटाजेंस है। यानी कुछ केमिकल म्यूटाजेंस ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड जैसे होते हैं और डीएनए के साथ इनप्रॉपरली जाकर क्या हो जाते हैं, फिर बाइंड हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो काम उस तरह का नहीं करते। और दूसरे जो होते हैं केमिकल डेट रिमूव अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एडेनिन एंड साइटो
साइटोसिन। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अमाइनो ग्रुप को, आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस पर कौन सा ग्रुप लगा होता है, अमाइनो ग्रुप जो होता है, उसको कुछ जो है वो रिमूव कर देते हैं। और कहाँ से रिमूव करते हैं, बेसिकली ज्यादातर कौन से जो है वो न्यूक्लियोटाइड से जो है वो अमाइनो ग्रुप ज्यादातर जो रिमूव होते हैं वो होते हैं एडेनिन से और साइटोसिन से, ज्यादा होते हैं, ज्यादा इन पर इफेक्ट करते हैं वो केमिकल म्यूटाजिन। और तीसरे केमिकल म्यूटाजिन्स होते हैं जो हाइड्रो हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड के साथ और उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। तो देखो केमिकल म्यूटेजेंस तीन तरह से काम कर रहे हैं। एक तो वो जो न्यूक्लियोटाइड नहीं है लेकिन इनप्रॉपरली जाकर डीएनए के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। कुछ अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड से, जैसे एडेनिन और साइटोसिन से रिमूव कर देते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। और कुछ जाकर उसके साथ हाइड्रोकार्बन अटैच कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड के साथ और उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। यानी ये तीनों किस्म के जो केमिकल म्यूटेजेंस हैं किसी ना किसी तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं। सर ये केमिकल म्यूटेजेंस कहाँ से आता है? अब ये कहाँ से केमिकल म्यूटेजेंस आते हैं, बेसिकली देखो, अब क्या होता है, हम बहुत सारे प्रिजर्वर्स इस्तेमाल करते हैं, हम खानों के अंदर बहुत सारे प्रिजर्वर्स डालते हैं। हम ये जो आपके पास प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक के जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, सही है ना, ये भी बाज़ दफा जो है वो केमिकल म्यूटेजेंस के तौर पे काम कर सकते हैं। आपके फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, सही है ना, पेस्टिसाइड, इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स हैं होते हैं जो किसके तौर पे काम कर सकते हैं, केमिकल म्यूटेजेंस के तौर पे काम कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो करें।